हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो के आप सभी ने आंसर दिए, ज्यादातर बच्चों के आंसर आ गए थे मेरे पास। हालांकि कुछ बच्चों ने आंसर, एक दो बच्चों ने गड़बड़ भी दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करिएगा कि आगे सही। ठीक है। कल के सेशन से हम लोग फिर आपके नाम और पिक्चर भी प्रोवाइड करने लगे। मतलब जिस बच्चे ने आंसर सही दिया होगा उसका टॉप 10 में नाम दिया है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, आपके डाउट वाला सेशन किसी और दिन रखेंगे। जैसे आप में से कई बच्चों की थ्योरी आई, सर ये टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम है, परसेंटेज में बहुत दिक्कत है, प्रॉफिट लॉस में है, कुछ का एसआईसीआई को लेकर था। हमने ये सोचा कि भाई आपको जो हम 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो अलग अलग टॉपिक से ना लेकर पर्टिकुलर एक टॉपिक से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएं, तो उससे क्या होगा, आपको टॉपिक के बारे में जानने को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है ना। और फिर बताइएगा सेशन के बाद कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सअप करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप इससे सीख पा रहे हैं या नहीं, मतलब ये सेशन आपके लिए यूजफुल है या नहीं, है ना। बाकी अगर कुछ सुझाव हो आपको मेरे लिए तो बिल्कुल बताइए। तो आज मैंने डिसाइड करा था कि आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 10 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा सीख पाओगे, समझ पाओगे क्वेश्चन कैसे लगाने। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज का अपना सेशन है टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को लेकर। अब टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले अपने को सिंपल इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, और उससे पहले समझना पड़ेगा ये इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो समझिएगा कि भाई जो ब्याज होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है एसआई, जिसको आप बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है सीआई, जिसको आप बोलते हैं कंपाउंड। मतलब एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज ये सब आप जानते होंगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था, तो उनके लिए जरूरी है। साधारण ब्याज भाई वो ब्याज होता है जो हर साल बराबर बनता है। मतलब आपको पहले साल 100 मिला, दूसरे साल भी 100 मिला, तीसरे साल भी 100 मिला, इस ब्याज को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्योंकि सर ये साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। बदलता है दो कंडीशन में, यदि आपका मूलधन बढ़ जाए तो आपका ब्याज बढ़ जाएगा, अगर आपकी दर बदल जाए तो आपका ब्याज बदल जाएगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ब्याज डिपेंड करता है तीन चीजों पर। ब्याज होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पर? तीन चीज। पहला प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन बोलते हैं। दूसरा होता है रेट, जिसे आप दर बोलते हैं। तो तीसरा होता है टी फॉर टाइम, जिसे आप समय बोलते हैं। ब्याज डिपेंड करता है इन तीन चीजों। ठीक है। सीआई के बारे में हम लोग सीआई के टॉपिक में सीखेंगे, अभी हम लोग केवल प्रॉपर एसआई की बात करते हैं। इसीलिए आप सबने बचपन से एक फार्मूला सुना होगा कि एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। ये आपने एक फार्मूला छोटे से पढ़ा। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा, वो यूपी बोर्ड वाले, वो ये पढ़ते हैं ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये फार्मूला है, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जो ब्याज निकलता है वो इन तीनों की वजह से निकलता है। और वैसे भी आप छोड़ दीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या मैथ के बारे में, आप जनरल बात करिए। आप सभी ने लोन के बारे में सुना हो, है ना। लोन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, फैमिली है, टारगेट मिलता है हम लोगों को पूरे मंथ का कि आपको इतना लोन बांटना है, इस तरह। तो फिलहाल लोन के बारे में समझिए क्या है, और आगे चल के जब आप नौकरी में हो जाएंगे तो सबसे पहला जो रूटीन ड्रीम होता है वो ये होता है कि भाई एक मकान अच्छा सा हो जाए, उसके बाद गाड़ी अच्छी सी हो जाए। तो इसके लिए भी आप लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, है ना। अलग अलग माध्यम से अलग अलग रूल्स हैं, कई तरह के लोन होते हैं। उसी तरह ब्याज जनरेट करने के कई फॉर्मेट। फिलहाल तो बात की बात है, अभी अपने को फोकस करना सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बताओ, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कितना पैसा ले रहे हैं। पैसा मतलब हम कितना रुपए मूलधन के तौर पे ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, और कितनी दर से ले रहे हैं, कि हमें जो ब्याज दिया जा रहा है वो कितने रेट के हिसाब से। जैसे सपोज करते हैं हम गए एक मोबाइल की शॉप पर, वहां मेरे को एक 10,000 रुपए का मोबाइल पसंद आया। ठीक है, हम केवल सिंपल इंटरेस्ट पर फोकस करें, तो ये हमारे लिए हो गया प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, आपने रुपए नहीं लिए, उसकी जगह मोबाइल ले लिया। अब हमने कहा यार हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्याज पे या उधार लेंगे। उधार लेंगे तो दुकानदार कहेगा भाई हमें क्या फायदा, तो उसके वो क्या करेगा, वो 10,000 की चीज में कुछ ब्याज लगा देगा। अब ये दुकानदार पे डिपेंड है कि वो कितना ब्याज लगा रहा है। सपोज करते हैं कि उसने 2% ब्याज लगा दिया, 2% ब्याज लगा दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई
जो आप पैसा भरोगे वो कितने समय में भर दोगे? तो आपने कहा भाई ऐसा हम 1 साल में भर देंगे। तो आपको 1 साल का ब्याज 2% से कैलकुलेट करेगा। आपने कहा भाई हम 2 साल भर देंगे तो 2% का 2 साल में कैलकुलेट करेगा। 3 साल में भर देंगे तो 2% 3 साल में कैलकुलेट करेगा। अब जरा सोचिए कि अगर आपको 1 साल में भरना हो, ठीक है, समझना बात। अगर ये 2% वाला ब्याज अगर आप 1 साल भरेंगे तो आप बताओ क्या आपको केवल 2 ही परसेंट ब्याज भरना पड़ेगा? अगर आप 2 साल भरेंगे तो भी आपको क्या 2% भरना पड़ेगा? नहीं, तब ये हो जाएगा 4%। 2% ब्याज है, 1 साल का 2 साल में हो गया 4%, 3 साल का कितना हो जाएगा 6%, 4 साल का कितना हो जाएगा 8%। इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, कि केवल बराबर ब्याज मिल रहा है। भाई 1 साल में 2 है तो 2 साल में 4 है, 3 साल में 6 है, 4 साल में ऐसे ब्याज चल रहा होता है। इसी ब्याज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, मतलब अगर आपका समय बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ जाएगा, अगर आपकी दर बढ़ रही है तो ब्याज बढ़ जाएगा, अगर आपका पैसा या मूलधन बढ़ रहा है तो भी ब्याज बढ़ जाएगा। ये 3-4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद और क्या-क्या सीखने वाली बात है। तो फार्मूला तो अपने को याद हो गया कि साधारण ब्याज जो होता है वो डिपेंड करता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पर। अच्छा, और चाहिए बटे 100 का मतलब, क्योंकि आर परसेंट में होता है और परसेंट घटता है इसलिए अपॉन में 100 आ ही जाता है। अब आगे की कहानी समझिए। अब आगे की सिचुएशन क्या है? देखो, मूलधन तो मान लीजिए फिक्स है ही है। हमेशा ये बात याद रखो, मूलधन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मूलधन हमेशा फिक्स होता है, आपका पैसा कभी नहीं बढ़ता। आपका जो धन है वो एक्चुअल में आपका धन मूलधन प्रिंसिपल है, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। पैसा बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ ब्याज के ऊपर, ब्याज की वजह से। हमने मान लीजिए 1,000 रुपए की एफडी करवा दी, बहुत छोटा सा अमाउंट, हमने 1,000 रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट करवा दिया बैंक में जाकर। ठीक है, इस 1,000 रुपए की एफडी करवा दी, तो यही तो हमारा प्रिंसिपल है। अब हम इसको 1 साल बाद निकाल रहे हैं तो हमारा पैसा बढ़ के मिलेगा, लेकिन वो जो बढ़ रहा है वो ये नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ क्या रहा है, इसमें ब्याज बढ़ रहा है। इसलिए बात को ध्यान रखना है, मूलधन हमेशा फिक्स होता है, पैसा बढ़ता है किसकी वजह से, केवल ब्याज की वजह से। और आगे क्या जरूरी है, एक नाम आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है भाई मिश्रधन। अभी मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का मतलब होता है जब हमारे मूलधन के साथ हमारा ब्याज जुड़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं मिश्रधन। वही एग्जाम्पल से समझो, 1,000 रुपए की एफडी करवाई थी, मान लीजिए इसमें 500 ब्याज मिल गया, तो आपका धन कितना हो गया 1,500। तो ये 1,500 ही आपका क्या है, मिश्रधन। आपके मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए इसके आगे की बात समझ लेते हैं। इसके बाद आप ये भी याद रखो कि भाई मूलधन तो फिक्स हो गया, तो अब हमारा जो ब्याज डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा अपने दर और समय के मल्टीपल में। ब्याज हमारा बनेगा हमारे दर और समय के मल्टीपल में, और वो ब्याज किस पे होगा, परसेंट में होगा। जैसे ये बात समझिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में यही सब चीजें आपको सवाल जल्दी लगाने में हेल्प करेंगी। जैसे मान लीजिए कि 10% की दर है और हमने उस पैसे को 4 साल तक लगाया, तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई हमारा 40% ब्याज बन रहा है। बोली बोली, 10% की दर से 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 40%। अगर मान लीजिए 15% है और मैंने 3 साल तक लगाया, तो आप तुरंत कहेंगे कि भाई सर इसमें 45% ब्याज मिलेगा। ठीक है, मूलधन तो अलग बात है, मूलधन जोखिम। पर ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन ऑलवेज विल बी 100%। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। अब इस 100% में अगर 40% ब्याज मिल गया तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 140। अगर हम 45% वाला ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 145%। ठीक है, दो तीन बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी कि ब्याज डिपेंड करेगा मूलधन दर और समय के ऊपर। मूलधन चूंकि फिक्स होता है और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, दर और समय के मल्टीपल से। ठीक है, ब्याज कैसे निकलेगा, दर और समय के मल्टीपल से। पैसा किसकी वजह से बढ़ता है, तो धन हमारा केवल और केवल ब्याज की वजह से। केवल किसकी वजह से बढ़ता है, ब्याज की वजह से। अब जो हमारे हिसाब से चीजें जरूरी है वो आपको याद रखना है कि कभी अपने को दर निकालनी है। दर निकालने के लिए छोटी सी बात हमेशा याद रखिए कि दर निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई हमेशा 1 साल का ब्याज पकड़ ले और वो किस पर निकाल दे, मूलधन पर और गुणे से। मतलब रेट निकालने का जो सही तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, वो ये है कि हम 1 साल का ब्याज देखें और वो देखें कि मूलधन क्या है, तो 1 साल का ब्याज मूलधन का क्या परसेंट, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे कुछ और चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल।
देखो ये क्वेश्चन है, पढ़िए पहले बहुत ध्यान से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बातों को समझना है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखा किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 भाग है। हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। देखो उसने क्या लिखा है, मूलधन का 9/35 भाग। ठीक है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एसएससी में आए हैं, अदर्स एग्जाम्स में बहुत पूछेगा, यहाँ पर ही बच्चा जाके परेशान हो जाए। ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर। संख्यात्मक मान का मतलब हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन में बाइलिंगुअल लिया है कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को समझने। अब देखो पढ़ तो लिया, सब कर लिया, लेकिन अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि क्वेश्चन में आगे करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, समझो लाइन को, समझो यहाँ से। यहाँ पर लिखा था उसके मूलधन का 9/35। मूलधन कुछ तो होगा, हमें नहीं पता। जो ब्याज आ रहा है वो उसके मूलधन का 9/35 भाग। हम ये कह सकते हैं कि हम मूलधन कुछ मान, और वैल्यू हमने माननी आपको कई बार सिखाई है कि भाई ऐसी वैल्यू माना करिए कि जो इसके डिनोमिनेटर में। अब ये बताओ 9/35 लिखा है मान लीजिए, अब 9/35 में बटे में कौन, 35 डिनोमिनेटर मतलब ऊपर अंश होता है, नीचे हर, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। मूलधन, अच्छा ये 9/35 लिखा हुआ है तो नीचे कौन है 35, तो हम मूलधन को क्या मान लेंगे 35 मान लिया। अब मैंने मूलधन 35 माना तो 35 से 35 कट जाएगा, इसीलिए तो मैंने वैल्यू मानी। अब बचेगा क्या 9, तो हमारा ब्याज क्या आ जाएगा 9 आ। क्लियर, हमने मूलधन 35 मान लिया, हमारा ब्याज क्या आ गया 9 आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देख, इसके बाद पढ़ने पर हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना, ऐसा ही। तो अब क्या करा जाए, ये तो मूलधन और ब्याज आ गया, लेकिन ये फिक्स नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा, ब्याज की दर का 5/7 गुना समय। ने कहा कि भाई जो भी दर है उसका 5/7 गुना किसके बराबर, समय। 5/7, 5/7 गुना किसके बराबर, समय के। ठीक? अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या यहाँ से आर और टी के बीच में अगर हम रेशियो निकालें तो क्या 7 और 5 का निकल आएगा। बोलो भाई, ये तो सॉल्व करना आ रहा होगा ना आपको भाई। टी के पास क्या चला जाएगा, टी के पास 5 हो जाएगा, आर के पास 7 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 ले लेंगे और टी की वैल्यू क्या ले लेंगे 5। क्लियर, यहाँ से इन दोनों के बीच में वैल्यू आ गई। अब देखो अपने पास निश्चित वैल्यू कोई भी नहीं, निश्चित वैल्यू कोई नहीं होने का मतलब है कि ये वैल्यू भी मानी गई है, ये वैल्यू भी मूलधन और ब्याज की फिक्स नहीं है, हमने एज्यूम करी। दर और समय की वैल्यू भी हमने क्या करी है, एज्यूम करी है। तो हम क्या कर ले यहाँ पर, हम यहाँ पर एज्यूम करने के बाद एक वैल्यू और निश्चित कर देते हैं एक्स के माध्यम से। हमने कहा मूलधन 35x है और ब्याज 9x है। यहाँ पर हम 7y कर दें और 5y। सर यहाँ x क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट की वैल्यू है, ये अलग कॉन्सेप्ट की बात समझ गए। अब आप बताओ, मूलधन पता हो गया, ब्याज पता हो गया, दर पता हो गई, समय पता हो गया। अब हम क्या फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, कौन सा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ब्याज बताओ क्या है 9x है, मूलधन बताओ क्या है 35x है, दर बताओ क्या है 7y है, समय बताइए क्या है 5y है, और बटे में क्या है 100। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो इसको हम काट लेते हैं भाई, किससे कटेगा, 5 से काटो सीधा सीधा। 5 से किया कितनी बार, 20 बार, और काट लो 5 से किया 4 बार, ये किया 7 बार। अभी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा तो 9 चौके 36, और ये टैक्स से टैक्स निकाल 9 चौके 36, और अपॉन में 7 सत्ते 49, और बराबर में ये बताओ ये एक वाई है एक ही वाई है, तो बराबर में क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ। अब अगर हम यहाँ से भाई वाई की वैल्यू निकाल लें तो आ जाएगी 6/7। वाई की वैल्यू क्या आ गई 6/7। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा ब्याज की दर, तो ये है ना 7y। आर वाई की वैल्यू क्या है 6/7, तो 7y की वैल्यू बताओ, 7 इंटू 6/7 होगी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6। बात समझ गए, क्वेश्चन को एक बार लगाइएगा जरूर, हमारे बताने के बाद एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोई धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का इतने गुना हो जाती है। समझो, कोई धनराशि, धनराशि का मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, धनराशि का मतलब वो आपसे मूलधन बता है। उस धन का
कितना हिस्सा, उस धन का 11/8 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने वर्षों में? 7.5 ईयर। अब कह रहा उसी धन का मेरे को कितना करना है? 19/12 गुना करना, 19/12 गुना करना। कितने वर्ष में करना है वो हमसे पूछ। पैसा किसकी वजह से बढ़ता है? ब्याज की वजह से बढ़ता है। ये बात हमें समझ में आई। यार ये बताओ, जब हमें मूलधन का 11/8 गुना करना है, मूलधन का 19/12 गुना करना है, तो क्यों ना मूलधन को कुछ मान लिया जाए। पर ऐसा नंबर मानिए कि उसका 11/8 भी निकाल पाए और 19/12 भी निकाल पाए। तो हम मूलधन एक ऐसा नंबर मान लें जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो आप बताओ, 8 और 12 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 होगा। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए भाई मूलधन को 24 ही मान लिया? अगर मैंने मूलधन को 24 मान लिया तो 24 का 11/8 करो, 8 से 24 3 बार, और 11 गुणे 3 33 हो जाता है। 19/12 करेंगे, 12 दूनी 24 2, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा हो गया कि हमारे 24 रुपए 7.5 साल में 33 रुपए बन जाते हैं। तो वही 24 रुपए कितने सालों में 38 रुपए बने? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अब जो हमारे लिए थोड़ा सा अननोन नंबर्स थे, उनको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर। तो अब आप हमें एक बात ये भी बताइए कि ये जो 24 रुपए 33 बन रहे हैं, तो मूलधन तो 24 ही है, हो रहा है 33, इसका मतलब कुछ ब्याज मिला है। 24 रुपए 33 बन गया, तो आप बताओ ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 9 रुपए। हम ये कह सकते हैं 9 रुपए ब्याज जनरेट हुआ है हमें कितने वर्षों में? 7.5 वर्ष में। अच्छा, 7.5 वर्ष को अगर हम मंथ में लेके आए तो एक साल में 12 महीने, 7 साल में 84 महीने, और आधे साल के 6 महीने, और ये 5 महीने मत मान लीजिएगा 7.5। 7.5 वर्ष लिखा है, 7 साल पूरे, आधा साल और 12 सत्ते 84 साल, 84 महीने वो, और आधे साल के 6 महीने, 84 6 90 महीने हो जाएंगे। 7.5 साल को हमने 90 महीने बोल दिए। 9 रुपए ब्याज हमें मिलता है 90 महीने। तो अब आप बताओ, ये 24 रुपए को हमें कितना बनाना है? 38 बनाना है। अगर 24 रुपए को 38 बनाना है तो आप बताइए कि 14 रुपए ब्याज चाहिए, है ना? भाई 24 को 38 बनाने के लिए ब्याज कितना चाहिए? 14। अगर 9 रुपए 90 महीने में मिल रहा है तो 14 रुपए क्या 140 महीने में मिलने लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 140 महीने। अब 140 महीने देख लो भाई किस ऑप्शन में। 12 9 108, 108 और 4 ये गलत हो जाएगा। 12 12 में 144 ये ज्यादा हो जाएगा। 12 9 में 120 और 9 129 गलत हो जाएगा। 12 11 132 और 8 140, यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। समझ गए? 140 महीने किस ऑप्शन से बन रहा है, तो 140 महीने इससे बन रहा है। नहीं तो आप 12 से डिवाइड करके देख लो भाई, इसमें 11 बार जाएगा 132 और बचेंगे 8। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में इतना और 5.5 साल में। अब देखो ये क्वेश्चन पिछली बार गुने पे बात कर रहा था, इस बार उसने पूरी बात दे दी। कोई पैसा है, हमें नहीं पता वो कितना है। ये 2502 रुपए हो जाता है कितने सालों में? 3 साल। वही धन हमारा 5.5 सालों में कितना हो जाता है? 3087 हो जाता है। अब हमसे रेट पूछ रहा है, वो दर बता रहा है। चलिए करते हैं, मूलधन हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारा पैसा 2502 हो रहा है 3 साल में, हमारा धन 3087 हो रहा है 5.5 साल। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से देखें कि भाई 3 साल से 5.5 साल जाने में हमें कितने साल का टाइम लग रहा है? 2.5 ईयर, है ना? 3 साल से 5.5 साल जाने में हमें टाइम कितना लग रहा है? 2.5 साल। तो जाहिर सी बात है, जब समय बढ़ा तो पैसा भी बढ़ेगा, इसीलिए 2502 कितने हो गए? 3087 हो गए। तो अब आप बताओ पैसा किसकी वजह से बढ़ता है? मैंने शुरू से बात सिखाई, धन किसकी वजह से बढ़ता है? ब्याज की वजह से। तो यहाँ कितना धन बढ़ा है? 7 में 2 गया 5, 8 और 10 में 5 या भाई 5। ठीक है, तो कितने रुपए बढ़ गया? 585 रुपए बढ़ गए। कितने वर्षों में? 2.5 वर्ष। ये 585 क्या होगा? ब्याज होगा। कितने साल का होगा? 2.5 साल बढ़ा है, इसलिए 585 रुपए बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 2.5 वर्ष का जो ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 585। ठीक है, 2.5 वर्षों का ब्याज है 585। तो आप बताइए, अगर 2.5 साल का ब्याज मिल गया, क्या हम 3 साल का ब्याज भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई 3 साल का ब्याज हो जाएगा 585 गुणे 3 डिवाइडेड बाय 2.5, वही क्रॉस मल्टीप्लाई।
एक की वैल्यू गिवन है, दूसरे की निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। पॉइंट से 0 हट गया, ऊपर आ गया, 5 से ये गया 5 बार, 5 से गया 6 बार, 5 से ये आ जाएगा 170। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 6 सत्ते 42, 4 6 और 4 10, 6 और 1 वैल्यू 4 7। कितना ब्याज मिला भाई यहाँ से, 700। कितने वर्षों का, 3 वर्ष। अगर हमारा 3 साल का ब्याज है 702, तो अब आप यहाँ से सवाल समझिए कि 2502 3 साल में हो रहा था, जिसमें ब्याज कितना है, 702। 2502 रुपए हमारा हो रहा है, जिसके अंदर ब्याज है हमारे पास कितना, 702 रुपए। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अगर हम इसमें से 702 हटा दें भाई, हमारे धन में ब्याज और मूलधन जुड़ के आता है ना, समय की समाप्ति के बाद आप पैसा जब लोगे तो आप अपना धन तो लोगे ही लोगे, ब्याज भी लोगे। तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 702। पूरे धन से अगर हम ब्याज हटा दें तो हमारी जमा राशि आ जाएगी, जिसको मूलधन बोल रहे हैं। कितना आ जाएगा भाई, 2 0 और 25 और 17 18, यानी 25 में 7 में कितना, 1800 रुपया हमारा मूलधन आ गया, ब्याज हो गया 700। लेकिन लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे तो दर पूछा। अभी मैंने शुरुआत में आपको दर निकालने का फार्मूला क्या बताया कि आपको 1 साल का ब्याज ध्यान रखना है। 3 साल का अगर 702 है तो 1 साल का निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6 10, 3 तिया 9, 3 चौको 12। 1 साल का ब्याज है 234। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1800, गुणे में क्या है, 2 0 कट गया, 18 एकम 18 तिया 14। कितनी बार जाएगा, 13। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13। बहुत आसान सवाल होते हैं ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तब जाकर ये आसान होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझिए। देखो, अगर किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर इतने से इतनी होगी, समय इतने से इतना हो गया, ब्याज इतने रुपए बढ़ गया। चल, अभी एक बताओ, मूलधन दिया नहीं, इसका मतलब मूलधन फिक्स। अगर मूलधन फिक्स है तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मूलधन फिक्स है तो ब्याज डिपेंड करेगा दर और समय के मल्टीपल में, और वो वैल्यू किसमें होगी, परसेंटेज में। याद आया, अब जरा देखिए, ब्याज की दर पहले कितनी थी, ब्याज था पहले 10.5%, बाद में हो गया 18%। ठीक है, समय पहले कितना था, 4.5 वर्ष था, बाद में हो गया 7 वर्ष। हो गया क्लियर यहाँ तक। ये दोनों चीजों का अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ब्याज आ जाएगा, और वो ब्याज किसमें होगा, परसेंट में होगा। पहले इतना ब्याज था, अब इतना ब्याज हो गया। पहले ऊपर का ब्याज था, अब ये वैल्यू आगे होगी। यार जब हम ये परिवर्तन करते हैं, इस वजह से ब्याज जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हमारा ब्याज बढ़ रहा है। कितना ब्याज बढ़ रहा है, 1250 रुपए बढ़ रहा है। देखो ये है, जब ये परिवर्तन होता है तो हमारा ब्याज 1250 रुपए बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, अब आप सॉल्व कर लीजिए। परसेंट से परसेंट यार काट देंगे, 2 पॉइंट है, हटा के नीचे 2 जीरो लगा देंगे। और क्या काट सकते हैं, हाँ 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 15 से 105 होता है। 5 से गया बेटा 40, 5 से गया 3, और नीचे क्या आ गया 8। तो यानी हमें ये मिला कि ऊपर 3 ब्याज मिल रहा था, नीचे 8 ब्याज मिल रहा है। अगर ऊपर 3 ब्याज मिल रहा था, नीचे 8 ब्याज मिल रहा है, तो हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी बढ़ रही, 3 से 8 यानी कि 5 ब्याज बढ़ रही। तो हमारा 5 यूनिट बढ़ रहा है, और सवाल बढ़ा रहा है 1250। मेरा 3 से 8 हो रहा है, यानी 5 यूनिट कितने के बराबर, 1250 के बराबर। अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया अंतिम ब्याज, अंतिम ब्याज। तो आप बताओ यहाँ पर अंतिम ब्याज क्या होगा। अंतिम ब्याज तो ये है ना भाई, ये प्रारंभिक ब्याज है, ये प्रारंभिक है, और ये कम से है, ये अंतिम है। अंतिम ब्याज पूछे, 5 यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो बताइए 8 की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 1250 गुणे 8/5, 5 दूनी 10, 55 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट। बात समझ ले, क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान नहीं होना, सीखने हैं, समझने और प्रैक्टिस पे लग जाए। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। 6 वर्षों में 3200 रुपए की धनराशि इतनी होगी, ब्याज की दर को अगर हम इतना कर देते हैं तो नया मिश्रण क्या होगा। अब देखो, 3200 रुपए थे आपके पास, ठीक है, ये 3200 रुपए हो गए हैं जाके 5312। कितने सालों में हो गए, 6 वर्षों में। अब हमसे कह रहा है जो भी ब्याज की दर थी, इसको हम 7.5% अगर हम बढ़ा दें तो नया मिश्रण क्या होगा। मतलब मूलधन तो यही है 3200 रुपए, समय भी वही है 6 साल,
समय भी वही है 6 साल। अब हमसे कह रहा है कि अब बताओ ये जो आगे का धन आएगा वो क्या होगा। लेकिन दोनों में क्या बदलाव है कि यहाँ जो भी रेट है R%, यहाँ पर हम R को 7.5% से बढ़ा दें। मतलब ऊपर की दर को हम नीचे लाते समय कितने परसेंट से बढ़ा देते हैं? 7.5%। तो आप एक बात समझ लो, दो तरीके। पहली बात, हम यहाँ से पहले 6 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। 6 साल के ब्याज को हम 1 साल का ब्याज बना सकते हैं। तो यहाँ से हम दर का फार्मूला लगा के दर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उस दर को हम नीचे आए 7.5% बढ़ा दे। उस 7.5% को बढ़ाने के बाद जो नई दर है उसको 6 से गुणा कर लें तो एक कुल ब्याज आएगा, और कुल ब्याज 3200 का कितना है वो धन हम इसमें जोड़ के आंसर लगाया जा सकता है। काफी बच्चे ऐसे लगाते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन करने से ज्यादा, पेन चलाने से ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देंगे तो दो फायदे होंगे। एक, सवाल कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि आपने रटा नहीं, अपनी सोच से उसको लगाया। दूसरा, दिमाग भी काम करेगा, खाली बैठा हुआ है आपका, उस चलने लगेगा। इसलिए सोचा करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप शुरू से ही क्वेश्चन में बस हवा में बातें करते रहे। मैंने तो ये तक देखा है कुछ टीचर ऐसा करते हैं, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा है यूट्यूब पर भी है, कई चैनल जानने वाले भी टीचर्स, वो आपको ये कहेंगे कि भाई एसआई तो बिना फार्मूले के लगा लीजिए। अरे लगा लीजिए, लेकिन आप बताओ, आप टीचर हो, आपने एक टॉपिक को 15 बार लगाया हुआ है, तो बच्चे को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? आपने 15 बार टॉपिक को लगाया, आप समझ गए ना कि आज क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन क्या हम जो लोग जो पढ़ा रहे हैं, क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा? आप बच्चे को गलत नॉलेज मत दीजिए भाई, ये सबसे कहना है। आप कम से कम उनको ये बताइए कि हाँ, आपने कैसे तैयारी करी, आप बता दीजिए। आप टीचर बने हैं तो आपने कैसे तैयारी करी? हम एक टीचर है, हम जान रहे हैं ना हमने कैसे तैयारी करी और कैसे मेरे को ये सब आया। जब तक हम किसी चीज के बारे में बेसिक जानेंगे नहीं, कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है फार्मूले को, तब तक आप किसी भी चीज को छोटा नहीं कर सकते। एक बच्चा बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना सीखता है, तो क्या तुरंत आते ही वो 70-80 की स्पीड में चलाने लगता है? नहीं, उसको सहारा देना पड़ता है, उसको बेसिक बताना पड़ता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये हैंडल है, इसको इधर मोड़ना है, इसको ये देखना है, कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। आप जाते ही उसको 70-80 की स्पीड में अगर चलाने लगेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, और इसमें आप बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमें जानते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, तेजी से मत भागने की कोशिश करिए, क्योंकि तेजी से भागने भागने के चक्कर में ही आपने अपनी लाइफ में कितने साल निकाल दिए। हाँ, 10 में से एक या दो बच्चा हो सकता है जिसके साथ किस्मत अच्छी है, चीजें मिल गई उसको जल्दी, वो अलग बात है, तो वो एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए मेरी बात को समझने की, ताकि हम भी सिलेक्शन लिए हैं 2-2 3-3 बार ऑलरेडी जॉब में, इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से बात समझा सकते हैं। चलिए फिलहाल आपकी अपनी सोच है, क्वेश्चन को समझते हैं इसको। तो कर तो सकते हैं, और सही तरीका भी था कि भाई हम रेट निकाल लें, रेट से हम पढ़ा के आंसर निकाल, लेकिन आगे की कहानी क्या? अगर हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं और फिर लोग के सोचना शुरू करें कि ब्याज क्यों बढ़ता है, सॉरी, पैसा क्यों बढ़ता है, तो आप कहोगे सर पैसा तो ब्याज की वजह से बढ़ता है। और ब्याज कहाँ से मिलता है? ब्याज मिलता है कि दर और समय के मल्टीपल से, क्योंकि मूलधन तो फिक्स है अपना, देख लो ना 3200 फिक्स है, और मैंने कहा था अगर मूलधन फिक्स हो तो ब्याज बढ़ेगा आपके दर और समय के मल्टीपल से। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मान लीजिए दर 2% बढ़ रही है, अगर मान लीजिए आपकी दर 2% बढ़ रही है तो आपका ब्याज भी तो 2% बढ़ेगा। अगर आपकी 2% की दर 6 साल बढ़ रही तो आपका ब्याज कितना बढ़ेगा? 12% बढ़ेगा। ये भी मैंने शुरुआत में बताया, तो बस ये बात आप समझ लो। आपकी दर कितनी बढ़ाई गई है? 7.5%। अगर 1 साल बढ़ाई जाती तो आपका ब्याज 7.5% ही बढ़ता, लेकिन ये कितने साल बढ़ाई गई? 6 साल। बात समझ में आ रही है? अगर हमारी दर 7.5% से 6 साल बढ़ाई गई तो इसका मतलब है कि हम समझ लें कि हमारे जो ब्याज में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे 7.5% 6 साल में बढ़, तो ये हमारा ब्याज 45% बढ़ जाएगा, है ना? और ब्याज किस पर निकलता है? मूलधन पर निकलता है। तो हम क्या करें, 3200 रुपए जो हमारा मूलधन था उसका 45% निकाल दें, सीधा सीधा। अगर हम ये निकाल लेंगे तो 45 दूनी 90, 9 हो गया, 135 और 9 144, 1440 रुपए हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। तो हमें जो पहले ऊपर धन मिला करता था उसमें कितना ज्यादा मिले? 1440। ऊपर हमें मिला करता था 5312, अब 1440 बढ़ के मिलेगा, यानी हमारा आंसर होगा 6752 रुपए। ऐसे आपको ये सवाल को सोचना है और आंसर लगा देना है।
तो राइट आंसर होगा इस सवाल का 6,752। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, देखा एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। ये हमारे पास 45,000 का धन है। इस धनराशि का एक भाग 10% के आधार पर, दूसरा भाग 12% के आधार पर 3 साल के अंत में मिलाकर 59,940 रुपए भुगतान कर देता है, तो 12% की दर पर धनराशि कितनी उधार दी गई। अगर हमारा 3 साल के बाद 45,000 रुपए बन रहा है 59,940, तभी तो उसने चुकाया। 45,000 मैंने लिया था, वापसी कर रहा है 59,940, तो कुछ ब्याज दे रहा। ब्याज कितना, जो हमारा एक्स्ट्रा धन है वही ब्याज है। एक्स्ट्रा धन यहाँ से निकाल लेते हैं, घटा लीजिए, 0 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और 9 में 5 गया, 4 आ गया, 5 में 4 गया, 1। तो हमें एक्स्ट्रा धन कितना मिल रहा है भाई, एक्स्ट्रा धन हमें मिल रहा है 14,940, और वो कितने साल का ब्याज है, 3 साल। तो इसको हम 1 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 साल का ब्याज निकालो, 3 चौके 12, 29, 27, 3 और 24, तो 1 साल का ब्याज हो गया भाई 4980। ठीक है। अब आप ये समझ लो, कई बच्चे यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, इनको पता है कि 45,000 का 10% यहाँ लिख दो, 45,000 का 12% यहाँ लिख लो, बीच में 4,980 और एलिगेशन लगा दो, उस रेशियो में 45,000 को बांट। लेकिन जिन बच्चों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा, उनको एलिगेशन नहीं बता रहे, सीधा सा सवाल समझ। आप ही बात बताओ, हमारे पास एक धन है, उसको दो जगह हम लगा, एक जगह 10%, एक जगह 12%, तो दोनों पर समान तो ब्याज आएगा नहीं, क्योंकि दर अलग है, और मूलधन भी हमें नहीं पता इस पे कितना लगा है, इस पे कितना लगा है ना। तो इसलिए हम ये बात को हम एक काम कर ले, हम पूरा का पूरा धन किसी एक चीज पर दे दें, या तो हम 10% पे पूरा धन दे दे, या तो हम 12 पे दे दें। कोशिश ये किया करिए कि आपसे जिस रेट पर पूछ रहा है उसके विपरीत वाले पर आप दिया करिए। आपसे देखो किस रेट पर पूछा है उसने, 12% के रेट पर, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये मान लें कि 12% है ही नहीं, हम पूरा का पूरा धन 10% को दे देते हैं। तो अगर हम 45,000 रुपए 10% वाले को देंगे, तो आप बताइए कितने का ब्याज मिलेगा, 4500 रुपए का ब्याज मिलेगा। हमने अपने पूरे धन को एक आदमी को दे दिया, तो हमें 4500 ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हमें कितने का ब्याज दे रहा है, 4,980 का ब्याज दे रहा है। हमें क्वेश्चन ब्याज दे रहा है 4,980। तो अगर हमें 4,980 का ब्याज दे रहा है, इसका मतलब हमारा 480 का ब्याज बढ़ा, 480 रुपए की ब्याज की वृद्धि हो गई। अगर हमारे 480 रुपए ब्याज की वृद्धि हो गई, क्यों वृद्धि हुई है जानते हो, ये हमारा ब्याज है, ठीक है, ये हमारा ब्याज है। क्वेश्चन का ब्याज कितना है, 4,980। क्वेश्चन का ब्याज 480 क्यों बढ़ा, सोचने की कोशिश करो। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें कुछ पैसा 12% पे देना था, और मैंने उसको दिया कितना है, 10। तो हमें क्वेश्चन में 2% बढ़ाना चाहिए, है ना, और मैंने वो 2% नहीं बढ़ाया, इसलिए वो ब्याज के रूप में बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं वही 2% की वैल्यू 480 आ रही है। अगर 2% की वैल्यू 480 आ रही, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 240 आएगी। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्रिंसिपल ऑलवेज विल बी 100%, मूलधन सदैव 100% ही होगा। अगर एक की वैल्यू 240, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24,000। यही इस सवाल का आंसर था। समझ में आ रही बात, ऐसे तरीके आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, लेकिन तब जब आप उस टॉपिक का बेस जान पाए। आगे बढ़ो। एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर को 10.5% से अधिक कर दिया जाए, तो 2100 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन को बताना है हमें। चलिए करते हैं। एक धनराशि 8 साल के लिए लगाई गई, ठीक है, ब्याज की दर को 10.5% अधिक कर दिया। खुद से आप बताओ, कर सकते हैं ना, ब्याज की दर कितनी है, 10.5% बढ़ाई जा रही, कितने साल तक बढ़ाई जा रही, 8 साल तक। तो आपको ब्याज में वृद्धि पता चल जाएगी, कैसे, निकाल लेते हैं। 80 और 4 84%, ये हो जाएगा 84% ब्याज बढ़ गया। हमारा परसेंट में बढ़ रहा है 84, हमारा रुपए में बढ़ रहा है 2100, तो 84% होता है 2100। मूलधन क्या होगा भाई, 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ जाएगा 2100 गुणे 100 और बटे में कितना, 84। 2100 के 84, 4 से गया 25 और आंसर आ गया 25। कैलकुलेशन खुद से करिए, जैसे आप प्रैक्टिस करते आइए आपकी भी कैलकुलेशन तेज होगी। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में इतने रुपए की धनराशि इस प्रकार से निवेश करी जाती है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 7.5% वार्षिक दर से इन्हें बराबर धन मिले। छोटे बच्चे का हिस्सा होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 21,750 रुपए लगाए गए। दो लड़के हैं इनके पास, एक लड़का है 9 साल का,
और एक लड़का है 13 साल, एक लड़का 9 साल, एक लड़का 13 साल। अब कह रहा है 21 साल तक इनको पैसा देना है, 21 साल की आयु तक पैसा देना है। तो आप बताओ 21 साल तक की आयु तक देना है, तो इसके पास 12 साल, ठीक है, इसका जो पैसा है वो 12 साल तक ब्याज देगा, इसका पैसा 8 साल तक ब्याज देगा देगा। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा? 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, तो हम यहाँ से इसका ब्याज बना सकते हैं? बिल्कुल, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 60, 6, 48 और 54, यहाँ पर आ जाएगा 54% का ब्याज। इसको कितना मिलेगा? 8, 40, 32, 36% का ब्याज। इसको 54% ब्याज मिलेगा, इसको 36% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप एक लाइन यहाँ पर पढ़िए, यहाँ तक तो देखो बात समझ में आ गई, यहाँ से बात को समझ। ये देखो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, लिखा है वार्षिक दर से इनको बराबर धन मिले, कब? 21 साल की आयु होने पर। मान लीजिए मेरे नाम पे कोई एफडी है, हम उस फिक्स डिपॉजिट को मैच्योरिटी पीरियड के बाद निकालें। मैच्योरिटी पीरियड वो पीरियड कहलाता है कि जब हमारा जितने समय, जैसे मैंने मान लीजिए 5 साल के लिए एफडी करवाई, तो मेरा मैच्योरिटी पीरियड 5 साल। तो जब मेरा 5 साल बीत जाएगा, जब आप वो एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाओगे अपना, तो आपको आपका धन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको ब्याज भी मिलेगा ना। या केवल ब्याज लेके आ जाओगे, अपना धन वहीं छोड़ दोगे? नहीं, हमारा जब मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, जैसे इनका मेच्योरिटी पीरियड क्या है, इनका मेच्योरिटी पीरियड 21 साल का है। 21 साल बाद जब ये पैसा निकालेंगे, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, क्या केवल ये लोग ब्याज लेके आएंगे वापस? नहीं, यहीं पर बच्चा गड़बड़ करता है, इसीलिए समझना है। जब ये पैसा मैच्योरिटी पीरियड के बाद लेके आएंगे, तो इनको बराबर धन मिल रहा है। बराबर धन मिलने का मतलब इन दोनों को मिश्र धन बराबर मिल रहा है, उसमें ब्याज की बात यहाँ पर नहीं कही है। अगर यहाँ लिखा होता कि 21 साल की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको बराबर ब्याज प्राप्त, उसमें लिखा बराबर धन प्राप्त हो, तो धन में मूलधन भी होगा और ब्याज भी। इसलिए मूलधन क्या परसेंट होता है भाई? 100%। इसको रिटर्न मिलेगा 154%, और इसको रिटर्न मिलेगा 136%। भाई इसका मूलधन इसके लिए 100%, छोटे लड़के का मूलधन उसके लिए 100%, बड़े लड़के का मूलधन उसके लिए। तो बड़े लड़के की ए और बी, पहले इनको नाम देंगे। तो ए को मिलेगा 154% और बी को मिलेगा 136%। तो क्वेश्चन का दोनों के धन आपस में बराबर हो गए, बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का रेशियो निकालें। तो काट सकते हैं, हाँ, 2 से काट लो भाई पहले। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 2 6 12, 2 8 16, है ना, 77 60, ठीक है, 77 और 68। अब क्या कर लें, हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 68 भाई, इनवर्स हो जाता है, रेशियो टॉपिक में आप जानोगे। 68 और 77 हो गए। टोटल अगर हम देखें, 8 7 15, 7 6 13, 14, 145 यूनिट होंगे। हमारा 145 यूनिट सवाल का टोटल है 21,750। हमें छोटा लड़का कौन था? ए की वैल्यू क्या है? 68। हमें 68 यूनिट का मान निकालना है। तो अब कर लेंगे ना, क्या करेंगे, 21,750 जोड़े में कितना है 68, डिवाइड में कितना है 145। समझ गए? सॉल्व कर लीजिएगा। बताइए तो, करते 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 45 9, तो 5 से इसको काट लीजिए, 5 छोटू 20, 17, 5 15, 25, 29। और क्या जा रहा है, 29 से खाली जाएगा, और 29 से काट लीजिए, 29 से कम 29, तो कितना बचा? 24। 245, 245 का मतलब हो गया 9। कैलकुलेशन अपना कर लेना, टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर तरीका समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं। वैसे यही करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देख, अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि पर 10 साल का साधारण ब्याज दिया है, 5 साल के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, 10 साल के बाद कुल कितना? यार ये सवाल में आप इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे देखने को मिलना ही चाहिए। 10 साल का साधारण ब्याज 3130, अगर 10 साल का ब्याज आपका 3130 है, 10 वर्षों का ब्याज आपका 3130 है, तो आप बताओ एक साल का ब्याज आ जाएगा, एक साल का ब्याज हो जाएगा 313 रुपये, ठीक है। अगर एक साल का ब्याज आ गया 313। अब क्वेश्चन पढ़िए,
देखा है 5 साल बाद मूलधन 5 गुना होता है, यानी कि 5 साल तक कोई बदलाव नहीं। अगर 5 सालों तक कोई बदलाव नहीं मूलधन में, तो हमने कहा था मूलधन नहीं बदलेगा तो ब्याज नहीं बदलेगा। अगर मूलधन में कोई बदलाव नहीं तो ये 313 रुपए 5 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा? सही है, 5 साल तक 313 रुपए ही ब्याज मिलता जाएगा। अब 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो गया। अगर 5 साल के बाद मूलधन 5 गुना हो गया तो अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि समय टोटल 10 साल है, 5 साल बीत चुके हैं, अगले 5 सालों में मूलधन 5 गुना हो गया। अगर मूलधन 5 गुना हो गया तो हमारा ब्याज जो था ये भी तो 5 गुना ही बढ़ जाएगा। भाई ऊपर 5 साल का ये ब्याज है, नीचे 5 साल का ये ब्याज। लेकिन नीचे क्या परिवर्तन हुआ? मूलधन 5 गुना हो गया तो हमारा ब्याज भी क्या गुना बढ़ जाएगा? हमारा ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से और मल्टीप्लाई करवा। बस अब उनसे कह रहा कुल ब्याज बताओ। बस हमें बस इसको जोड़ना है, 313 गुणा 5 प्लस 313 गुणे 25। क्या हम यहाँ से 313 कॉमन ले लीजिए तो 5 प्लस 25 हो जाएगा। आप सीधा सीधा भी गुणा कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये हो गया 30, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आंसर हो जाएगा 9390। इस प्रश्न का आंसर था 9390। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। आखिरी सवाल समझिए। 20 साल में साधारण ब्याज 3200। अगर 20 साल का ब्याज अगर हमारा 3200 रुपए का है तो 1 साल का ब्याज बता दीजिए। 1 साल का ब्याज अगर हम देखें कितना आ जाएगा? 160। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 160 का है तो इनका 5 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 12%, 15% और 20% बढ़ा दिया। आप हमें एक बात बताइए, 5 साल का ब्याज क्या होगा? 800। भाई 1 साल का 160, 5 साल का 16 × 85, यानी 5 साल का ब्याज 800। अब चूंकि मेरे को 5-5 साल के मल्टीपल में ही चलना है, इसलिए 5-5-5 और 20 साल में 5-5 साल का ब्याज क्या बार आएगा? 4। इसलिए मैंने 4 स्लॉट बना दिए। यहाँ पर भी 800 तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर 800, यहाँ पर 800, यहाँ पर 800। अब क्वेश्चन पढ़िए। 5 साल के बाद मूलधन को 12% बढ़ाया जाता है। शुरुआत के 5 साल तो सही है, अगले 5 साल में मूलधन 12% बढ़ गया। अगर 12% बढ़ गया तो ब्याज भी 12% बढ़ जाएगा। और 12% बढ़ने का मतलब है कि 800 100% है, 12% बढ़ गया तो 112%। अब बताओ आगे बढ़ रहा है 15% तो क्या हो जाएगा? 115% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ रहा है 20% तो क्या हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 800 तो रहेगा नहीं वो ऊपर वाला, 12×96 यानी कि हो जाएगा 896। और इसको अगर हम कर लें 15×120 यानी कि 920 हो जाएगा। इसको हम कर लें 960 यानी कि बन जाएगा 12×96 960। अब हम पूरा ब्याज जोड़ लेते हैं तो ये 6 आ गया, 9 2 11 और 6 17 आ गया, 7 हो जाएगा, 8 16, 16 और 9 23, 8 8 16, 16 और 9 25, 30 और 9 34 और 3 4 576। यानी इस सवाल का राइट आंसर होगा 3576। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़े हैं, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे देखिए। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, इसलिए आपको क्या करना है मैं बार बार आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टॉप 10 बच्चों का नाम, और अगर उनकी पिक होगी मेरे पास या पिक आप भेज देंगे तो उनकी पिक बकायदा कल के वीडियो में या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बकायदा मेंशन करेंगे हम कि इन बच्चों ने सबसे पहले और सही आंसर। ये टॉप 10 बच्चे जो होंगे, इसलिए आपको कोशिश करना आप जैसे ही वीडियो देखें इसके तुरंत बाद ये दोनों क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको दोनों में से किसी एक का भी आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे को व्हाट्सअप करिए। ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से बताना है ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर आप हमें आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको बताना किस नंबर पे है, तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा जरूर। थैंक यू।